नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है ऑलराउंडर। जब से रचना के ससुर का स्वर्गवास हुआ था, उनका ऊपर का खाली कमरा उसे काटने को दौड़ता। पति मनोज सुबह के गए रात तक लौटते। उसका इस अकेले घर में जरा भी मन न लगता। कमरे के साथ अटैच्ड बाथरूम और किचन भी था। बहुत सोच विचार कर उसने वहाँ एक किराएदार रखने की सोची। वैसे भी नोएडा के उस कमर्शियल एरिया में ऐसे कमरों के लिए बहुत ऊंचे किराए मिल रहे थे। अतः उसने कॉलोनी के किराना स्टोर पर एडवर्टाइजमेंट लगा दी। उसे ही पढ़कर प्रज्ञा आई थी। मुंह में च्युइंगम, चुस्त आधुनिक लिबास, हाई हील्स की सैंडल और इधर उधर दौड़ती लापरवाह सी नजरें, बिल्कुल बिंदास। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में एग्जीक्यूटिव थी। देखिए, मेरी शिफ्ट में ड्यूटी रहती है, वर्किंग ओवर भी फिक्स नहीं है, सो रात को अक्सर लेट भी हो जाता है। यदि आप लोगों को इस बात पर आपत्ति है तो पहले से ही बता दें। पिछली जगह जहाँ रहती थी उन्हें मेरे देरी से आने पर प्रॉब्लम थी। यू नो दिस मिडिल क्लास मेंटेलिटी। लड़की के लेट आने को सीधे करेक्टर से जोड़ते हैं। प्रज्ञा आंखें चढ़ाते हुए बोली। रचना के कान खड़े हुए। वैसे भी प्रज्ञा रचना की उपस्थिति लगभग नकारते हुए सारी बात मनोज से ही कर रही थी और ये बात उन्हें जरा भी अच्छी नहीं लग रही थी, जैसे वो बात करने के लायक ही ना हो। जबकि उसके हिसाब से तो लड़की होने के नाते प्रज्ञा को घर संबंधी सभी पूछताछ उनसे ही करनी चाहिए थी। नहीं नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी ऊपर का अलग एंट्रेंस है। मुझे अपनी कार के लिए पार्किंग अरेंजमेंट भी चाहिए। मैं उसके लिए एक्स्ट्रा पे करने को तैयार हूँ, प्रज्ञा बेपरवाही से बोली। रचना के भीतर स्वयं संवाद चल रहे थे। ओह, पैसे का बड़ा रौब है। इसे अकेली रहती है, देर से घर लौटती है, पिद्दी भर की छोकरी और अभी कार में चलती है। ऊपर से तेवर देखो। पता नहीं मनोज क्यों तेज तर्रार लड़की से इतने अच्छे से बात कर रहे हैं। चलता क्यों नहीं कर देते। वैसे भी ऐसी लड़की के रहने से मेरी चिंता कम नहीं होगी, बल्कि बढ़ेगी ही। हमारे पास तो टू व्हीलर है, हमारी पार्किंग में ही गाड़ी पार्क हो जाएगी। रूम के साथ किचन भी है। वेल, उसकी मुझे ज़रूरत नहीं। मुझे कुकिंग नहीं आती, मैं बाहर ही खाती हूँ। कैसी लड़की है, इतनी बड़ी हो गई है लेकिन कुछ पकाना नहीं आता। मेरी माँ ने तो 10वीं तक आते आते सब सिखा दिया था। क्या करेगी ये अगले के घर जाकर। ऐसी लड़कियों के ही तलाक। रचना के स्वयं संवाद जारी थे। रचना के नाक भौं सिकोड़ने के बावजूद मनोज ने सब कुछ तय कर लिया। क्या खराबी दिखती है तुम्हें इस लड़की में। पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है, लेकिन देर रात तक बाहर रहेगी। अरे इसमें क्या है। आजकल ज़्यादातर मल्टीनेशनल कंपनियों में नाइट शिफ्ट रहती है, 24 घंटे काम चलता है। फिर लड़के हो या लड़की, सबके लिए बराबर रहता है। मगर रचना आश्वस्त नहीं हुई। बस अब ये अगर मगर छोड़ो। तुम्हारे छोटे शहर में ये सब नहीं होता, पर यहाँ यह आम बात है। तुमने तो अपनी दुनिया बस घर की 4 दीवारी में समेट रखी है। इतनी बार कहा कि समय के साथ खुद को बदलो, कुछ बाहर के बैंक के काम सीख लो तो मेरा थोड़ा बोझ कम हो, पर नहीं। और जो लड़कियां समय के साथ चल रही हैं उनमें तुम्हें कमियां नजर आ रही हैं, कहकर मनोज सो गए। पर रचना की नींद अभी कोसों दूर थी। अरे क्या ज़रूरत है बाहर के काम की, ये काम तो मर्दों के होते हैं। मैं क्यों सीखूं, घर भी संभालूं और बाहर भी। भला कोई बात हुई।
रचना अनमनी सी लेट गई। प्रज्ञा उनके घर शिफ्ट हो चुकी थी। उसका बिंदास बेपरवाह रवैया रचना की आंखों की किरकिरी बना हुआ था। अनजाने में ही पर उसकी आंखें और कान प्रज्ञा के आने जाने की खबर रखने में लग गए कि वो कब आ रही है, कौन छोड़कर जा रहा है, क्या पहना है आदि। प्रज्ञा सब समझने लगी थी। रचना का यह रवैया उसे बुरा लगता, पर वह उसे अनदेखा कर निकल जाती और रचना प्रज्ञा के इस व्यवहार को अक्खड़पन होने का प्रमाण समझती। एक दिन रचना रसोई में नाश्ता कर रही थी। तभी अचानक से मनोज के कराहने की तेज आवाज़ें आईं। वह भागकर कमरे में गई तो पाया मनोज बाथरूम में फिसल गए थे। उनकी कमर में असहनीय दर्द था, वो उठ भी नहीं पा रहे थे। रचना ने किसी तरह सहारे से उन्हें उठाकर बिस्तर पर लेटा दिया। घबराहट में उसके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। कुछ नहीं सूझ रहा था कि क्या करे। रचना, लगता है कुछ सीरियस बात है, अस्पताल जाना पड़ेगा। रचना अस्पताल जाने के लिए ऑटो लाने घर से बाहर आई। तभी प्रज्ञा ऑफिस के लिए निकल रही थी। रचना के चेहरे पर परेशानी देख उससे रहा नहीं गया और पूछ बैठी, क्या बात है, कोई प्रॉब्लम? रचना ने प्रज्ञा को मनोज के बारे में बताया तो वो भी चिंतित हो उठी। अरे, अगर उनकी हालत ऐसी है तो ऑटो में कैसे बैठकर जाएंगे? चलिए, मैं अपनी कार से ले चलती हूँ। बैक सीट पर वे लेटकर जा सकते हैं। उस वक्त रचना किसी किंतु परंतु की हालत में नहीं थी, अतः उसने प्रज्ञा की बात मान ली। दोनों ने सहारा देकर मनोज को धीरे से बैक सीट पर लिटाया और अस्पताल की ओर चल दिए। मनोज को अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। स्लिप डिस्क हुआ था। रचना के हाथ पांव फूल गए थे। उसे तो ठीक से फॉर्म भरना भी नहीं आता था। हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटीज़ प्रज्ञा ही निपटा रही थी। घर के किसी बड़े जिम्मेदार व्यक्ति की तरह उसने बड़ी ही कुशलता से स्थिति संभाली। जब पेमेंट करने की बात आई तो रचना को याद आया कि जल्दबाजी में वह घर से अधिक पैसे लेकर नहीं चली थी। उसने घर जाकर पैसे लाने की बात की तो प्रज्ञा बोली, घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, अभी मैं अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट कर देती हूँ और बाहर लगे एटीएम से आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी लाकर दे देती हूँ, आपके काम आएंगे। रचना निरुत्तर खड़ी रही और प्रज्ञा सारे अरेंजमेंट करती रही। कहाँ कैंटीन है, कहाँ फार्मेसी है, फिर सब कुछ रचना को समझाकर शाम को वापस आने की कहकर वो ऑफिस के लिए निकल गई। रचना सन्न थी। जिस प्रज्ञा के लिए उनके मन में जरा भी सम्मान नहीं था, जिसे वो आज तक की बिगड़ैल लापरवाह लड़की समझती थी, आज वही उसके लिए किसी देवदूत से कम नहीं थी। कितनी कुशल, जिम्मेदार, शांत और विनम्र। हजारों रुपए का पेमेंट कर डाला। एक मिनट नहीं लगाया सोचने में कि ऐसे तो कोई सगा रिश्तेदार भी नहीं। एक और रचना जहाँ खुद को प्रज्ञा के सामने पौना महसूस कर रही थी, वहीं दूसरी ओर उसके कानों में मनोज की बातें गूंज रही थीं। रचना, कुछ तो बाहर के कामकाज सीख लो, कब तक मुझ पर निर्भर बनी रहोगी? बैंक की छोड़ो, तुम्हें एटीएम तक ऑपरेट करना नहीं आता, कम से कम घर बैठी इंटरनेट ही सीख लो। आजकल सभी बिल पेमेंट बुकिंग उसी से हो जाते हैं, लेकिन अपनी घर गृहस्थी रसोई में रमी रचना के कानों पर जूं नहीं रेंगती थी। उसने तो अपने घर में माँ को घर और पिता को बाहर के कामकाज संभालते ही देखा था। इसी मानसिकता से पली रचना अपना खाली समय
टीवी देखकर या पास पड़ोस में बैठकर व्यतीत कर लेती थी, आज उसे मनोज की बातों की गंभीरता का एहसास हो रहा था। अगर प्रज्ञा ने समय पर साथ न दिया होता तो कैसे संभालती वो ये सब। जब तक मनोज हॉस्पिटल में थे, प्रज्ञा रोज सुबह शाम हॉस्पिटल आते हुए बाहर से जरूरी सामान आदि ले आती, मनोज की प्रोग्रेस पर नज़र रखती, डॉक्टर से बात करती। अब तो डॉक्टर भी उसे ही जिम्मेदार समझ सब फीडबैक देते, क्योंकि रचना को तो कुछ समझ नहीं आता था। हफ्ते भर बाद 2 महीने का बेड रेस्ट बोलकर मनोज को डिस्चार्ज कर दिया गया। उस दिन प्रज्ञा ने ऑफिस से छुट्टी ले ली और वापस से सब मेडिकल फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर उन्हें अपनी कार से घर ले आई। मनोज और रचना खुद को प्रज्ञा का ऋणी महसूस कर रहे थे, पर प्रज्ञा ने यह सब सहजता से बिना किसी को मान के ही किया था। एक दिन प्रज्ञा ऑफिस से आ रही थी तो रास्ते में उसे रचना जाती दिखाई दी। आप कहीं जा रही हैं क्या? चलिए मैं छोड़ देती हूँ, कहकर प्रज्ञा ने रचना को कार में बिठा लिया। दरअसल मैं रेलवे स्टेशन जा रही हूँ, मेरे मम्मी पापा इन्हें देखने के लिए आना चाहते हैं, उन्हीं के लिए रिजर्वेशन कराना है। लेकिन आप इतना घबरा क्यों रही हैं? बार बार पल्लू से पसीना पोंछती रचना की घबराहट उनके चेहरे से बयान हो रही थी। वो दरअसल मैं पहली बार यूं अकेले रिजर्वेशन कराने जा रही हूँ, इसलिए थोड़ी घबराहट। रचना की हालत देख प्रज्ञा को हंसी आ गई। अरे इसमें इतनी घबराने की क्या बात है, कितनी छोटी सी बात है ये। सुनकर रचना की आंखें झलक आईं। वो भी यही कहते हैं प्रज्ञा, मैंने कभी भी घर से बाहर की दुनिया नहीं देखी। मुझे लगा कि इनके होते मुझे ये सब सीखने की क्या ज़रूरत। लेकिन पिछले दिनों जो कुछ बीता उसे देखकर मुझे समझ आ गया कि मैं कितनी गलत थी। आजकल के एकल परिवार के दौर में एक हाउसवाइफ की जिम्मेदारी सिर्फ घर बैठकर रसोई संभालने से ही पूरी नहीं हो जाती, उसे बाहर के काम भी आने उतने ही ज़रूरी हैं जितने घर के। अब ये बेड रेस्ट पर हैं, घर की गाड़ी थम गई है। आज मैं खुद को बेहद असहाय, हीन और असफल महसूस कर रही हूँ, क्योंकि पढ़ी लिखी होकर भी मैं तुम्हारी तरह बाहर के कामकाज नहीं कर सकती। इतना सुनते ही प्रज्ञा ने गाड़ी के ब्रेक लगा दिए और यू टर्न लेकर घर की ओर जाने लगी। अरे कहाँ जा रही हो? मुझे रिजर्वेशन, उसी के लिए जा रहे हैं। देखिए, जिस काम के लिए आप रेलवे स्टेशन जा रही हैं वो काम घर बैठकर इंटरनेट के माध्यम से भी किया जा सकता है, और वो भी बिना लाइन में लगे। और ये काम आज आप ही करेंगी क्या? रचना की आंखें चौड़ी हो गईं। मगर मुझको कुछ नहीं आता। देखिए, आज से मैं आपको धीरे धीरे इस तरह के बाहर के सभी काम सिखा दूंगी, जिससे आपको कभी भी खुद को हीन या असफल नहीं समझना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है। वो क्या? आपको याद होगा कि मैं पिछले महीने कुछ दिनों के लिए घर गई थी। दरअसल मेरी सगाई हो गई है, शादी अगले साल होगी। अब मुझे यह सोच कर पसीने आ रहे हैं कि शादी के बाद मैं घर कैसे संभालूंगी। कभी कुछ नहीं सीखा और बिना कुछ सीखे जाने शादी कर ली तो मैं भी आपकी ही तरह खुद को हीन या असफल समझने लग जाऊंगी। तो बस यही शर्त है। धीरे धीरे आप मुझे थोड़ा बहुत घर और किचन के ज़रूरी काम सिखा दीजिए और मैं आपको बाहर के। इस तरह हम दोनों हो जाएंगे ऑलराउंडर। प्रज्ञा ने हाथों से किसी हीरोइन के स्टाइल में इशारा कर कहा तो रचना की हंसी फूट पड़ी। सीखने सिखाने का जो सिलसिला उस दिन से जारी हुआ
वो आज तक कायम है। अब उस घर में जो वुमन रहती हैं वह एक गृहिणी और एक वर्किंग वुमन नहीं बल्कि दो ऑलराउंडर वुमन रहती हैं। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।